कल अपन पढ़ रहे थे व्यतिकरण। व्यतिकरण में यहाँ तक की कहानी क्लियर एकदम बिल्कुल। सबसे पहली क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था कहाँ से? परिभाषा याद हो गई होगी। माध्यम में ऐसा तल जिसका प्रत्येक बिंदु समान कला में कंपन करे तरंगाग्र कहलाता है। बिंदु प्रकाश स्रोत हो तो गोलाकार, रेखीय हो तो, और बिंदु या रेखीय हो पर बहुत दूर रखा हो तो समतल। फिर हमने परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या पढ़ी। चित्र क्लियर है ढंग से? देखो और देखो, परावर्तन की व्याख्या में मैंने परावर्त सतह बनाई थी, आने वाली किरण बनाई दो, जाने वाली किरण बनाई दो। ये लंब डाले थे क्या? ये कौन आई? ये कौन? कहानी याद है पूरी? ऐसे नियम से सर्वांग समता सिद्ध की थी हमने। अपवर्तन की व्याख्या में अपवर्त सतह लिए थे हम। दो प्रकाश किरणें आ रही थी, तरंगाग्र बन गया था ये वाला, ये आपतन कोण आई बन गया था, है ना। फिर ये B1T दूरी तय करके यहाँ पहुँचा, ये B2T तय करके दूसरे माध्यम में पहुँच गया। ये तरंगाग्र बनाया इस तरह से, और ये वाला कोण बन गया था R। इसमें साइन आई और इसमें साइन R। B1/B2 आया, जिसको मैंने B बराबर C/N का यूज करते हुए N2/N1 कांस्टेंट प्रूफ कर दिया। क्लियर होनी चाहिए दोनों बातें यहाँ तक। उसके बाद हमने कला संबद्ध स्रोत पढ़े शायद। दो क्वेश्चन देखे, 11.1 11.2, याद है क्या? 11.1 में आने वाला तरंगाग्र कुछ ये था क्या? तो फिर जाने वाला तरंगाग्र को ऐसा होगा एक तरीके से। और एक और पढ़ा हमने माध्यम का अपवर्तनांक 1 था, इसका √2 था। ये तरंगाग्र आया था 60 डिग्री के 45 डिग्री के कोण पर, याद है क्या? तो क्या इसका अपवर्त तरंगाग्र ऐसा होगा 30 डिग्री के कोण पर। दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। उसके बाद हमने व्यतिकरण की कला संबद्ध स्रोत देखे। दो ऐसे स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों के बीच कलांतर नियत हो, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। दो अलग अलग सोर्स कभी भी कला संबद्ध नहीं होते, कला संबद्ध स्रोत प्राप्त किए जाते हैं। दो विधियां हैं, आयाम का विभाजन और तरंगाग्र का विभाजन। फिर हमने व्यतिकरण की परिभाषा देखी, दिमाग को बस गई ना परिभाषा, इंपॉर्टेंट है, आ जाएगी एग्जाम में, कि जब लगभग समान आयाम आवृत्ति की तरंगें जिनमें कलांतर नियत हो, दो या दो से अधिक, अध्यारोपित होती हैं, परिणामी तरंग की तीव्रता कई जगह मैक्सिमम, कई जगह, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। फिर मैंने आपको गणितीय एक विश्लेषण करवाया था। y1 बराबर a1 sin ωt माना, y2 बराबर a2 sin ωt प्लस 5 माना। कुछ कैलकुलेट करके मैंने r का सूत्र निकाला, √(a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, और तीव्रता का निकाला I = I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos phi। फिर हमने पढ़ा यंग का द्विस्लिट प्रयोग, ये था क्या? 3 पर्दे लिए एलएमएन, एल पर एक वर्णी प्रकाश स्रोत रखा, गोली तरंगाग्र के रूप में जा रहा है। सुरंग को साधारण गर्त को डॉट रेखा से दर्शाया गया है। पर्दे एम पर मध्य रेखा से ऊपर नीचे 2 छिद्र S1 S2 किए, और इनसे प्रकाश आगे बढ़ेगा। जो साधारण या डॉट डॉट रेखाएं हैं, उनके कटान बिंदुओं को बनाने वाली रेखा प्रस्पंद रेखा कहलाती है, और पर्दे पर ब्राइट फ्रिंज बनाती है। जबकि साधारण और डॉट रेखाओं के कटान बिंदुओं को बनाने वाली रेखा निष्पंद रेखा कहलाती है और डार्क फ्रिंज बनाती है। क्लियर है यहाँ तक? इतना ही पढ़ा है शायद अभी तक को। और कल मैं आपको पथांतर निकालना सिखा रहा था, कुछ सिखाया थोड़ा बहुत पथांतर में। देखिए ध्यान से बोर्ड में वापस, पथांतर आप रफ में लिख के ले गए होंगे ना, एक बार और समझे फिर लिखें। देखिए पथांतर का प्रतीक होता है ΔX। तो 3 स्क्रीन थी कल, L, M और N। L तो कोई काम किया ही नहीं है। L का काम केवल क्या था? कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करवाना। एक तो मैं स्क्रीन बना रहा हूं, कौन सी? और एक हम स्क्रीन बना रहे हैं, कौन सी? ठीक है।
डायग्राम ढंग से देखना। ये मध्य रेखा बन जाएगी क्या, इसका नाम O और इसका नाम O डैश। क्या ये स्रोत S1 है, जितना ऊपर उतना ही नीचे। ये स्रोत कौन है, S2। दूरियां कुछ याद हुई हैं आपको, जो दोनों पर्दों के बीच की दूरी है, उसे रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल D से। दोनों स्रोतों के बीच की दूरी है, उसे स्मॉल d से। हाँ या ना। पर्दे के बिंदु P पर एक किरण S1 से आ गई और एक किरण S2 से आई। ये समझ में आया कि नहीं आया। P पर कैसी किरण बन रही होगी, मतलब P पर कैसी पट्टी बनेगी, चमकीली या डार्क। P पर कैसी पट्टी बनेगी, चमकीली या डार्क। अरे आवाज निकालो मुंह से। चमकीली बनेगी, कैसी भी बन सकती है, ये डिपेंड करेगा पथांतर कितना है। पथांतर अगर n लैम्बडा हुआ तो कौन सा बनेगा, समपोषी। तब तो कौन सी बनेगी, चमकीली। और अगर विनाशी हुआ तो कैसी बनेगी, डार्क। कैसी बनेगी, तो यहाँ जो पट्टी बनेगी वो डिपेंड करेगी कि व्यतिकरण समपोषी एक विनाशी है। अल्टरनेट मतलब पथांतर की बात करूँगा। तो कल मैंने पथांतर निकालने के लिए एक उपाय किया था। हाँ पधारो। कल मैंने पथांतर कैसे निकाला था भाई, इधर देखना। अरे इधर देखिए, क्या मैंने यहां पर एक लंब डाला, इसका नाम m दिया क्या, और यहां से यहां तक की जो दूरी है, सहमत हो आप इस बात से। और ये वाला जो कोण था मैंने कितना माना था, थीटा। कितना लिया था, थीटा। फिर मैंने आपको एक याद करने के लिए कहा था इस जगह पर, यहां से मैंने डैश डैश डाल दिया क्या, और मैंने कहा ये कोण भी कितना मान लेना, थीटा। उम्मीद है ये डायग्राम आप लोगों ने घर पर प्रैक्टिस किया होगा, आप इसकी करी क्या, बोलो तो। क्या आपको दो समकोण त्रिभुज नजर आए क्या। पहला समकोण त्रिभुज कौन सा, S1। क्या लगाना है इसमें, अरे बोलो, साइन थीटा का सूत्र बोलो। लंब बटे कर्ण, कोण ये है तो लंब डेल्टा x, कर्ण स्मॉल d। क्या कोण अल्प हैं, कोण कैसे हैं, तो क्या थीटा आ गया, डेल्टा x अपॉन d। समीकरण नंबर 1 नाम है। फिर एक समकोण त्रिभुज और नजर आ रहा है आपको, समकोण त्रिभुज ओ डैश क्या tan थीटा, लंब बटे आधार बाई अपॉन कैपिटल D। कोण कैसे हैं, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखें। क्या एक भी थीटा है और 2 भी थीटा है। क्या करना चाहिए, समीकरण 1 तथा बोले बोलते जाओ, डेल्टा x अपॉन स्मॉल d बाई अपॉन कैपिटल D। बताओ पथांतर समझ में आया कि नहीं आया। कल मैंने आपको पढ़ा दिया था, आप लोगों ने घर करके देखा कि नहीं देखा। शायद बहुत सरल लगेगा मेरे हिसाब से, करके देख लिया होगा एक बार तो, है ना। अब कहानी में आगे बढ़ाता हूँ। इतना तो मैं आपको कल पढ़ा चुका था एक बार। अब बहुत ध्यान से देखना, इसमें 2 हेडिंग बनाएंगे अपन। पहली हेडिंग लड़ा आवाज नहीं आनी चाहिए भाई ना। पहले क्या पढ़ेंगे हम, व्यतिकरण में फ्रिंजें 2 प्रकार की बनती हैं,
कौन कौन सी? दीप्त और अदीप्त। कौन कौन सी? दीप्त कब बनेगी? संपोषी व्यतिकरण होगा। और अदीप्त कब बनेगी? विनाशी व्यतिकरण होगा। हाँ या ना? सुनना, दीप्त फ्रिंज के लिए कन्फर्म है ना, विनाशी संपोषी व्यतिकरण होगा। नॉर्मल पथांतर कितना आया? बाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। अगर दीप्त बन रही होगी तो क्या ये एन लैम्बडा के बराबर होगा? ध्यान से देखो, क्या दीप्त बन रही होगी तो बाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी क्या एन लैम्बडा के बराबर होगा? अरे दीप्त बनेगी जब संपोषी होगा, और संपोषी में पथांतर है एन लैम्बडा। जब मैं आपको अदीप्त पढ़ाऊंगा, अदीप्त कोई सा भी एक ले लेना, 2n+1 या 2n जैसा आप चाहो। यहां तक कहानी समझ में आई सबको? अब सुनना ध्यान से एक बार कि एक्चुअल में दीप्त अदीप्त होता क्या है। बहुत ध्यान से देखना। इस दीवार में ईंट ना दिख रही, ईंट दिखती तो आपको क्लियर समझ में आता है ना। मैं बनाता हूं, सुन। इधर 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 मैं खड़ा हूं ना, क्या देखो, ये मिड लाइन है, ये मिड लाइन है, बीच की रेखा होती है ना ये वाली। ये समझो आप पहली है, पहली पट्टी बन गई यहां पर। दूसरी पट्टी, ऐसे बहुत सारी पट्टी बन रही होंगी क्या? ऐसे बहुत सारी पट्टी बन रही होंगी क्या? मैंने कहा मुझे चौथी पट्टी की मोटाई निकालनी है। फ्रिंज चौड़ाई निकाल रहा हूं ना, फ्रिंज चौड़ाई, चौड़ाई को मोटाई कह दूं कुछ ऐसा। मैंने कहा मुझे चौथी पट्टी की चौड़ाई निकालनी है, तो शायद आपको यहां से और यहां तक की दूरी निकालनी है। अरे हाँ या ना? ये मिड लाइन है, तो ऐसा करो, देखो सुनो, आप यहां तक की दूरी निकाल लो पहले तो, और ये दूरी शायद 5वीं पट्टी के मेरे हिसाब से। तो पहली पट्टी यहीं से स्टार्ट हो गई, ये दूसरी पट्टी स्टार्ट हो गई यहाँ से, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, तो ये 5वीं हो गई क्या? और देखो इस दूरी को शायद मैं बाई कहता हूँ। बाई, पर्दे पर जो दूरी होती है उसे बाई कहते हैं ना। पर्दा ऐसे बना दिया मैंने। अरे अभी ये पर्दा इस डिजाइन में था और अब इस पर्दे को इस तरीके से देख रहा हूँ, तो क्या एक तरीके से आपने बाई 5 निकाला है ना? और मैंने कैसे कर यहाँ तक की दूरी निकाल ले, क्या ये बाई 4 था? अरे था क्या? तो चौथी पट्टी की चौड़ाई, चौड़ाई का प्रतीक बीटा होता है, बीटा। बीटा चौथी पट्टी का क्या बाई 5 माइनस बाई 4? नहीं आया? जिस पट्टी की चौड़ाई चाहिए उससे एक ज्यादा की दूरी माइनस एक कम की, नहीं शुगर, उस खुद की दूरी। एक ज्यादा की और एक कम की लेगा, 2 पट्टी चौड़ाई आ जाएगी। चौथी चाहिए थी ना, तो 5वें की दूरी माइनस चौथे की दूरी। क्या जनरल रूप में आप फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र बोल सकते हो कि बीटा बराबर yn+1 माइनस बाई एन। कोई एन भी फ्रिंज है? अरे एन भी फ्रिंज है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। मैं कहता अभी 8वीं फ्रिंज की दूरी निकालो। समझना, एक क्वेश्चन बहुत मदद देगा आपको, है ना। मैं कहता 8वीं फ्रिंज की दूरी निकालो, तो आप क्या करते? 9 की दूरी में से 8 की दूरी घटाते, 8वीं की बचती। 9 की दूरी मतलब 1 से 9, 0 से 9 तो पूरे कम से। 8 की दूरी मतलब नीचे से 8 तक, और 8 मतलब स्पेशल 8वीं। अरे नहीं आया? ये सूत्र समझ में आ गया और ठीक रटना पड़ेगा भाई आपको। बात ये है ना, देखो अपन दीप्त की चौड़ाई निकाल रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। तो चौड़ाई तब निकालोगे जब बाई हाथ में आएगा। चौड़ाई तब निकालो जब बाई हाथ में आएगा। इस सूत्र से पहले बाई निकाल लो। क्या बाई एन लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी? हाँ या ना? क्या बीटा चाहिए क्या? तो बीटा का सूत्र yn+1 माइनस बाई एन, देन बीटा इज इक्वल टू, सूत्र में ये एन वी के लिए है तो n+1 भी के लिए चाहिए। पहले तो आपको सूत्र में जहां n दिख रहा है केवल वहां n+1 जमा दो, और कोई बदलाव मत करना। n की जगह आपने क्या जमाया? n+1 लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और एन बी के लिए एज इट इज जमा दो बिना कुछ बदले। आया कुछ समझ में? कुछ कॉमन दिखा क्या?
क्या बचा, n प्लस 1 माइनस n, ने n को मारा, 1 से गुणा करने पर कुछ बदलेगा नहीं। बताओ समझ में आया? समझ में आया? दोनों सूत्र बहुत कंफ्यूज करते हैं, ये रट लिया आपने भाई। पहले पथांतर आया कि पहले फ्रेंच चौड़ाई आई? पहले पथांतर आया कि पहले फ्रेंच चौड़ाई आई? पथांतर से ही तो फ्रेंच चौड़ाई आई है। पथांतर सूत्र है बाई पहले स्मॉल डी, और पहले छोटा बच्चा फिर बड़ा आदमी, पहले छोटा डी फिर बड़ा डी, बाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। पथांतर में बीटा में सब कुछ उल्टा हो गया, बाई का उल्टा लेमड़ा बन गया। ऐसे कोई नियम नहीं है ना, रटने का तरीका है। ऊपर कैपिटल डी और नीचे स्मॉल डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर के लिए। पथांतर का बोलना, पथांतर का बाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, और फ्रेंच चौड़ाई लेमड़ा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। कौन सी फ्रेंच की चौड़ाई आई है ये? दीप्त। कौन सी? जरा दीप्त को देखिए, ये कंडीशन समझ में आ गई होगी शायद आपको। रफ्तार में बाई निकालो, ये बनेगा क्या? कैपिटल डी ऊपर स्मॉल डी नीचे, वही सूत्र। तो फिर क्या करें, n की जगह n प्लस 1 जमा दें क्या? जमाना। आपको कोष्टक में 2n प्लस 3 दिखेगा, ध्यान से देखना। दो कोष्टक में n की जगह n प्लस 1 प्लस 1, ब्रैकेट खोलूंगा तो 2n प्लस 2 प्लस 2, 2n प्लस 2 प्लस 1। क्या आपको 2n प्लस 3 नजर आएगा? घर करके देखना, कोई बड़ी साइज नहीं है। लेमड़ा कैपिटल डी बाई 2d माइनस 2n प्लस 1 लेमड़ा कैपिटल डी बाई 2d। कुछ कुछ कॉमन, अरे कुछ कुछ कॉमन। 2n ने 2n को मारा, 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, 2 ने 2 को मारा। क्या वही सूत्र बचा? क्या वही सूत्र बचा? कल जब मैं ग्राफ पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि सभी फ्रिंजों की चौड़ाई बराबर होती है। देख लो आप, दीप्त होगी उसकी भी लेमड़ा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, अदीप्त हुई उसकी भी लेमड़ा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तीव्रता सबके बराबर थी, कल याद करो। मैंने ग्राफ में एक डैश लाइन खींची थी, ना तो कोई उससे ऊपर गया था और ना नीचे टच कर रहे थे उसको। ये अंतर पढ़ेंगे हम व्यतिकरण में और विवर्तन में। व्यतिकरण में सभी फ्रिंजों की चौड़ाई भी बराबर होती है और तीव्रता भी बराबर होती है। विवर्तन में ऐसा नहीं होगा। क्या होगा वो तो हम विवर्तन में ही देखेंगे। क्लियर है? कुछ समझ में आएगा आपको ये? तो 2 हेडिंग पढ़नी है, सुनना, दोबारा लिखता हूँ ना, देखना आराम से। 2 हेडिंग पढ़नी है। पहली हेडिंग क्या है? पथांतर तक कहानी क्लियर है? पथांतर तक मैं क्लियर मानूं इसको। चलिए दीप्त की चौड़ाई देखते हैं, थोड़ी सी लेंग में सेट कर देते हैं। देखो कि हम जानते हैं, बहुत से नहीं जानते आप में से, फिर भी सब जानते हो ना। हम जानते हैं कि व्यतिकरण की घटना में पथांतर, अरे आवाज़ नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ, बोलो, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, और मेरे हिसाब से इसमें 4 नंबर क्वेश्चन कन्फर्म होना चाहिए 100%। व्यतिकरण घटना में पथांतर कितना होता है भाई? डेल्टा एक्स बराबर बाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। ये स्मॉल डी कैपिटल डी उल्टा सीधा मत कर देना भाई ना। तथा आप कौन सी फ्रिंज की बात कर रहे हो? तथा संपोषी का नाम लूं फिर तो मैं, संपोषी व्यतिकरण में पथांतर क्या डेल्टा एक्स बराबर एन लेमड़ा होता है? मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था भाई। इक्वल करो दोनों को, बाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी बराबर एन लेमड़ा। तो क्या बाई निकाला जाए? बाई क्यों निकाल रहे हो पता है ना? क्योंकि बीटा का सूत्र बाई के रूप से निकालेंगे अपन, एन प्लस 1 की दूरी माइनस एन की दूरी। तो बाई कितना है यहाँ से? एन लेमड़ा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। क्या बीटा का सूत्र याद है आपको? क्या सूत्र है बीटा का? तो बीटा इज इक्वल टू, एक बार तो बाई की जगह पर हम एन प्लस 1 जमा दें और एक बार इसको एज इट इज जमा दें।
क्या इनमें से लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी कॉमन आया? देन बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये चौड़ाई किसकी है? डीप्थ फ्रिंज की। एक हेडिंग और बनाते हैं इसी में, अदीप्त फ्रिंज की बोर्ड पर देखें ध्यान से ना, पूरे ध्यान से, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो क्या वही ड्रामेबाजी होगी? बिल्कुल एज इट इज। यहां तक पूरा लिखना है ना अपने को, लिख देता हूं, ये लो बोल दो। हम जानते हैं कि व्यतिकरण की घटना में पथांतर बोलिए स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। अदीप्त की बात कर रहा हूं क्या? तथा विनाशी व्यतिकरण में क्या पथांतर है साहब? 2n+1 या -1 भी ले सकते हो। एक लेना कि दो क्यों नहीं लिए मैंने भाई? कब की बार दोनों क्यों नहीं? मैं दोनों ले रहा था, दोनों क्यों नहीं लिए? अरे कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब 2n+2 आ जाएगा, उसमें +1 या -1 एक ही तो काम करोगे कि एक संग प्लस भी कर दूंगा और माइनस भी कर दूंगा, नहीं है ना, इसलिए एक लेना पड़ेगा। 2n क्या करना चाहिए मुझे? बाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। हाँ या ना? क्या बीटा का सूत्र फिर लिखें वापस से? क्या सूत्र है बीटा का? जो फ्रिंज चौड़ाई दीप्त फ्रिंज की है वही फ्रिंज चौड़ाई अदीप्त। एक बार यहाँ तक लिखें फिर आगे बढ़ते। सुनो मेरी बात सुनो, चूंकि अब एक बार लिख चुके हो ना, प्रयास करना कि बोर्ड से कम देखना पड़े। देख लेना, मना नहीं कर रहा हूँ, तब देखना जब आप फंस जाओ हैं कहीं वैसे अच्छा ठीक हो। प्रयास करो बिना देखे बनाने का, बनाओ। चलो डायग्राम से लेकर पूरी कहानी। मतलब बिना आवाज करे हो सकता है काम भाई? दो चार शुगर हैं, अभी बात करेंगे। देना बिल्कुल शांत होकर लगे इसको, है ना। कैमरा ऑन है, आवाज ध्यान से खोलो। जिनसे हो रहा हो बिना देखे बनाने का प्रयास करना। बेटा इतना बड़ा डायग्राम क्यों बनाया? दो लाइन बना, एक लाइन बना, दो क्यों? ना उसको रेज करो, एक लाइन बना। हम दो लाइन बना, जरूरत नहीं दो लाइन।
और बुद्धि कहाँ गई? ऐसा डायग्राम आप 2 लाइनें बना दोगे, एक कहाँ दिखेगा आपको? दिखेगा? देखना किसको है? बना, उंगली मत खाओ, उंगली मत खाओ। जो भेजा बोले दिखेगा हैं? हाँ तो लिख लो ना। मुस्कान कौन सा है? मैंने ये कहा था बिना देखे लिखने प्रयास करना, बहुत कम लोग हैं। बाहर जाके देखो जब तो पड़ेगी क्या भी कभी ना दुनिया में। तो सब लिखना पड़ता। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, इतना शर्माए ना। मेरे हिसाब से इसमें से आना चाहिए क्वेश्चन पेपर में ना, 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन। पूरा पथांतर लिखे, दीप्त भिंज की चौड़ाई लिखे और अदीप्त की चौड़ाई भी लिखे। कहाँ तक आओ? बीटा इज इक्वल टू बाई एन प्लस 1 माइनस बाई एन आ गया। नीचे तो कोई स्टेप नहीं है। जो बाई का सूत्र ऊपर आ चुका है ना,
बीटा के सूत्र से पहले बाई का सूत्र लगा हुआ है क्या? तो बाई n+1 के लिए मैंने n की जगह पे n+1 जमाया है। वो सूत्र जो है वो बाई n का है एक्चुअल में। n की जगह पे n+1 जमा दे, बाई n+1 आ गया, और माइनस बाई n के लिए जमा। क्लियर है भाई? गलत मत लिखने ना, भले ही खूब टिपना पड़ जाए। कहीं मास्टर को दिखाने के चक्कर में गलत लिख ले जाए, फिर कहेंगे मास्टर ने ऐसे लिखाया था। क्योंकि ये 4 नंबर में आएगा, देखना कन्फर्म। टेस्ट में आवे वो तो जो गलत कर भाई, मैं गारंटी टेस्ट की बात सुनता। हाँ भाई, हो गया। नेक्स्ट लिखें हेडिंग आप। हाँ लिखो लिखो, जल्दी लिखो तो। लिखो, ध्यान दे, घर से घस लीजो, लिखो। दोनों सूत्रों से एक बात तो क्लियर हो ही गई है कि फ्रिंज चौड़ाई बराबर रहती है, चाहे वो फ्रिंज दीप्त हो या अदीप्त। और कल ग्राफ से क्लियर था कि जो भी दीप्त फ्रिंजें हैं उन सब की तीव्रता आपस में कैसी होती है? बराबर। मतलब व्यतिकरण में मैं कह सकता हूँ फ्रिंज चौड़ाई और तीव्रता समान रहती है, ठीक है ना। जब हम विवर्तन पढ़ चुके होंगे तो तुलना करेंगे दोनों में, व्यतिकरण और विवर्तन में ना, तब काम आएगा ये पॉइंट। लगभग हो गया है शायद ना। हेडिंग डालिए, फ्रिंज चौड़ाई को प्रभावित करने वाले कारक। और ना हुआ है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे लिखें। फ्रिंज चौड़ाई को प्रभावित करने वाले कारक। तो जैसा कि आपको अब सब बोर्ड देखें एक बार, आपको सूत्र में दिख रहा है फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र है लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो 3 चीज तो आपको नजर आ ही रही होंगी शायद, है ना। पहला, फ्रिंज चौड़ाई निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। अब सुनना, कुछ लॉजिक से कहूँ समझ जाओ तो आप बहुत ध्यान सुनना, पूरी बात एक शब्द ना। फ्रिंज चौड़ाई निर्भर कर रहा है तरंग दैर्ध्य पर। मैंने एक बात कही थी जब यंग का प्रयोग पढ़े थे अपन, कि इसमें प्रकाश स्रोत एक वर्णी होता है। कहा था क्या? क्यों? मैं अब समझाता हूं आपको। मैंने उस समय कहा था ये बाद में समझ में आएगा। मान लो आप एक वर्णी ना लेकर श्वेत प्रकाश काम में लेते हो। क्या काम में लेते हो? श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 का लैम्बडा अलग अलग होगा, तो 7 की फ्रिंज चौड़ाई कैसी होगी? अलग। कहानी क्या होगी सुनना, सबसे ज्यादा फ्रिंज चौड़ाई होगी लाल रंग की, बेबग्योर सबसे लास्ट में आ रहा है। लैम्बडा सबसे ज्यादा किसका है? लाल रंग का। मान लो इतनी चौड़ी पट्टी बनी लाल रंग की, हाँ या ना। फिर इसी के ऊपर ऑरेंज की पट्टी इतनी सुकड़ी, येलो की और सुकड़ी, सुकड़ती बैंगनी की बहुत सुकड़ी,
अरे हाँ या ना? क्या श्वेत प्रकाश काम में लेने से फ्रिंजें एक दूसरे को अध्यारोपित कर रही हैं? कर तो रही हैं। अध्यारोपण का मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। सुनना देखो तो, अभी आप एक वर्णी काम में लिए। कौन सा काम में लिए? तो एक वर्णी का मतलब एक रंग, लैम्बडा फिक्स रहा तो बीटा फिक्स रहा। अभी तो ग्राफ ऐसा बनेगा इसका। ये कौन के देन है भाई? अब मेरा तो हो नहीं सकता। और आपका डाउट दूर कर दूं, घर से मैं आया नहीं हूं, स्कूल से आया हूं ना, तो कोई ना कोई आप समझदार हो। इधर देखो, हो गई आत्मा खुश? कुछ और बाकी है? नहीं है ना? समझे? हासिल होएगा। भला दे रहे यहाँ तो दुखी है रही, एक बार हंस ले फिर बढ़ते। हाँ हो गया? बच रहा है अभी? चलो देखो, धारदा मतलब गारू धारदा में यहाँ पे को देखिए भाई, अभी जो व्यतिकरण बनता है ना, बता क्या था मैं आपको, लैम्बडा। अभी जो व्यतिकरण बनता है ना, उसमें फ्रेंच कैसे होंगे? इधर देखना, ये मिड रेखा है ना, एक पूरी ब्राइट चमकीली, फिर डार्क, फिर एक चमकीली, जहाँ मैं चौक चला रहा हूँ वो चमकीली मान लो, जो सिंपल बोर्ड दिख रहा है वो डार्क है ना, फिर डार्क, फिर चमकीली, फिर डार्क, फिर चमकीली, इस क्रम में पट्टी बनेंगी। अरे हाँ या ना? जब एक वर्णी है तो कैसा है? क्योंकि एक वर्णी का लैम्बडा फिक्स है, फ्रेंच चौड़ाई फिक्स रहेगी। पर अगर श्वेत काम में लेते हैं तो क्या तरीका होता, सुनना, थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा। लैम्बडा की फ्रेंच चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती, उसकी लाल कलर की, फिर इसके ऊपर ही ऑरेंज बन रहा होता, फिर इसके ऊपर ही येलो बन रहा होता, तो आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती ना। और जो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है वो स्पष्ट रूप से दिखाई। तो मैं ये कहूं कि अगर मैं श्वेत प्रकाश से व्यतिकरण करवाता हूं तो व्यतिकरण होगा कि नहीं होगा? होगा, व्यतिकरण तो होगा, पर वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। इसलिए श्वेत प्रकाश काम में ना लेकर एक वर्णी प्रकाश काम में लिया जाता है। तो मैं प्रभावित करने वाले कारक देख रहा था, एक तो लैम्बडा हो गया, इसमें पर्दों के बीच की दूरी, पर्दों की दूरी जितनी ज़्यादा होगी समानुपाती है ना, फ्रिंज उतनी चौड़ी बनेगी, पर दूरी बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए। ये बल्ब है और ये पर्दा है, प्रकाश आ रहा है बढ़िया, दूरी बढ़ाते गए, चौड़ाई बढ़ती गई, पर जब दूरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ प्रकाश की मात्रा कम पड़ेगी, नहीं पड़ेगी बल्ब की वजह से? तीव्रता घट जाएगी। क्या घट जाएगी? आप क्वेश्चन करोगे जब देखोगे, अक्सर पर्दों के बीच की दूरी मीटर में ली जाती है, 1 मीटर, 0.5 मीटर, कुछ इतनी दूरी ली जाती है। आपको सब 1 किलोमीटर दूरी ले लें, क्योंकि वहाँ तक प्रकाश भी नहीं पहुँच पाएगा बल्ब का, ठीक है ना। स्मॉल डी के व्युत्क्रमानुपाती है, तो स्लेटों के बीच की दूरी कम रखी जाएगी। आप देखना 1 mm, 2 mm ऐसी कुछ दूरी रहेगी। तो 3 कारक समझ में आ गए ना।
प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, पर्दों के बीच की दूरी और स्लेटों के बीच की दूरी। चौथा एक और कारण है, सुनना आप ध्यान से। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, यंग का प्रयोग हम हवा के बजाय पानी में करें। यंग का प्रयोग एक बार हमने हवा में किया, कोई फ्रिंज चौड़ाई आई होगी, आप सपोज कुछ ही मान लो, बीटा एयर मान लो, कुछ ना कुछ तो रही होगी ना। फिर हमने ये पानी में किया तो बीटा वाटर, दोनों में रिलेशन क्या है, कौन ज़्यादा कौन कम और क्यों। 4 ऑप्शन बना दिए मैंने, एयर ज़्यादा है, वाटर की ज़्यादा है, इक्वल है, या कुछ कह नहीं सकते। सवाल समझ में आया? एक बार हमने एक्सपेरिमेंट कहाँ किया, हवा में। दूसरी बार हमने एक्सपेरिमेंट कहाँ किया, पानी में। तो फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या फ्रिंज चौड़ाई माध्यम से परिवर्तित होगी? क्या फ्रिंज चौड़ाई माध्यम बदलने पर बदलेगी? हाँ। जब हम हवा से पानी में गए होंगे तो अपवर्तनांक बढ़ चुका होगा, लैम्बडा घट चुका होगा, फ्रिंज चौड़ाई घट चुकी होगी। तो याद रखना, हवा से पानी में जाने पर फ्रिंज चौड़ाई के मान में क्या आती है, कमी। 4 चीज पर डिपेंड कर रहा है ये, लैम्बडा, कैपिटल डी, स्मॉल डी और माध्यम का अपवर्तन। वैसे वो लैम्बडा में शामिल हो गया एक तरीके से, फिर भी अलग से भी कह सकते हैं। हेडिंग लगाइए आप, फ्रिंज चौड़ाई को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, आवाज नहीं आए ना। देखो, फ्रिंज चौड़ाई निम्न कारकों पर निर्भर करती है। फ्रिंज चौड़ाई निम्न कारकों पर निर्भर करती है। 1 नंबर लिखो, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। अगले में लिखना बीटा समानुपाती लैम्बडा, आप समझ जाओगे इससे। क्लियर है? नंबर दो, पर्दों के बीच की दूरी पर, पर्दों के बीच की दूरी पर क्या लिखें, लैम्बडा समानुपाती कैपिटल डी। अरे, बीटा समानुपाती कैपिटल डी। नंबर 3, स्लेटों के मध्य की दूरी पर, स्लेटों के मध्य की दूरी पर बीटा व्युत्क्रमानुपाती डी। हिंदी मत लिख देना। चौथा माध्यम के अपवर्तनांक पर, समानुपाती क्या व्युत्क्रमानुपाती? व्युत्क्रमानुपाती, बीटा व्युत्क्रमानुपाती एन। कहानी समझ में आई यहां तक? अरे, फ्रिंज चौड़ाई को प्रभावित करने वाले कारक समझ में आए? नेक्स्ट एक हेडिंग और लगाओ, लास्ट व्यतिकरण में लास्ट हेडिंग है, श्वेत प्रकाश से व्यतिकरण। हेडिंग लिखिए, श्वेत प्रकाश से व्यतिकरण। भाई, व्यतिकरण में एक वर्णी काम में लिया है ना। अगर श्वेत लें तो क्या होगा, जो मैंने आपको समझाया वही लिखा रहा हूं, श्वेत प्रकाश से व्यतिकरण। लिखिए, देखो, यदि व्यतिकरण के लिए प्रकाश स्रोत, यदि समझते रहना, लिखते रहो, व्यतिकरण के लिए प्रकाश स्रोत
श्वेत प्रकाश स्रोत हो, यदि व्यतिकरण के लिए प्रकाश स्रोत श्वेत प्रकाश स्रोत हो तो व्यतिकरण का विपर्यास, ये विपर्यास का अर्थ क्या होता है? क्लियरिटी, कुछ ऐसा मान सकते हैं, अच्छा नहीं होगा। व्यतिकरण तो होगा पर व्यतिकरण का विपर्यास अच्छा नहीं होगा, क्योंकि विपर्यास को अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि उसका रीजन सुने। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। अब सब जानते होंगे ये बात तो भाई, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जिनमें प्रत्येक की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जिनमें प्रत्येक की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है, जिसके कारण प्रत्येक रंग की फ्रिंज चौड़ाई अलग अलग होगी, जिसके कारण प्रत्येक रंग की फ्रिंज चौड़ाई अलग अलग होगी। अर्थात फ्रिंजें एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगी, अर्थात फ्रिंजें एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगी। अध्यारोपित समझे आप जिस चीज को? ये एक दूसरे को ढकने का प्रयास करेंगे, जिससे व्यतिकरण का विपर्यास घटेगा, उसकी क्लियरिटी घट जाएगी एक तरीके से, जिससे व्यतिकरण का विपर्यास घटेगा। अतः श्वेत प्रकाश काम में ना लेकर, श्वेत प्रकाश काम में ना लेकर एक वर्णी प्रकाश, और एक वर्णी प्रकाश के सोर्स के नाम भी लिख लो, कोई पूछ ले तो लिखो ब्रैकेट में लेजर कॉमा आर्क लैंप, लेजर कॉमा आर्क लैंप, ब्रैकेट बंद करो। एक वर्णी प्रकाश काम में लिया जाता है, एक वर्णी प्रकाश काम में लिया जाता है, और यहां आपका व्यतिकरण पूरा हुआ भाई। बताओ व्यतिकरण में कोई दिक्कत आई? अरे कोई समस्या आई क्या? जो समस्या सर पूरी फिजिक्स में नहीं आई अब तक है, जो है तो बहुत कुछ है, नहीं है तो कुछ नहीं है, सही है ना? बुक लेके आए हो? बुक, एक बुक दो मेरे को, हो तो किसी के पास। होमवर्क लिखो, होमवर्क। अरे लिख तो ले जाए, कह रहा हूँ मैं, बस के आप होमवर्क लिखो। एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 करा चुका हूँ आपको मैं। एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5, 6, 7। एग्जाम्पल 3, 4, 5, 6, 7। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखो 1 से 7, 1 से 7। अति लघुत्तरात्मक लिखो आप, पहले आंकिक लिख लो, ऐसा करो। आंकिक लिखो आप 1, 2, 3।
ठीक है। अति लघुत्तरात्मक लिखो आप 1 से 4, 6 और 8। बुक है किसी के पास में? एक भी नहीं है तो यार धर का ही बैठो है। अरे ना लगो। अति लघुत्तरात्मक कौन कौन बोले? 1 से 4 बोले, 1 से 6। अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन 1 से 6 कर लो एक तो, और 8 और 9 भी कर लो। 1 से 6, 8, 9। लघुत्तरात्मक 1, 2, 3, 4, 6। इतने क्वेश्चन कल ट्राई करके आने, बुक लेके आनी है। अभी क्वेश्चन करते हैं अपने ना, सुनो ध्यान से। अरे अंक के क्वेश्चन में करवा रहा हूं ना, जो होमवर्क लिखा है उसी में से। पहला अंक के क्वेश्चन है, सुनो, सुनना और बताना आप कैसे करना है। एक ही आकृति की 2 तरंगों के आयाम। सुनो, 2 तरंगे हैं, आकृति एक जैसी है और उनके जो आयाम हैं वो 2:1 में है। एक ही आकृति की 2 तरंग हैं जिनके आयाम कितने कितने में? 2:1 में। व्यतिकरण क्षेत्र में कंपनों के महत्तम व न्यूनतम आयाम और तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करो। सुनो सवाल सुनो। आपको दिया हुआ है आयामों का अनुपात, तो आयाम के अनुपात को क्या लिखोगे आप? A1/A2। ये दिया हुआ 2/1। और बोल रहा है सवाल में महत्तम मतलब मैक्सिमम और न्यूनतम मतलब मिनिमम आयाम का अनुपात और तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करो। मतलब आपको आर मैक्सिमम, आर मिनिमम ज्ञात करना है और दूसरी बार आपको आई मैक्सिमम। ये समझ में आया? अरे समझ में आया? करो, कैसे करें बताओ। कोई बोलना चाहेगा? बहुत सरल है, बात करवा लो कितनी करवानी है ना। मैक्सिमम आयाम कितना होता है और मिनिमम? इसमें क्या है? आर मैक्सिमम अपॉन आर इज इक्वल टू। अरे नहीं आया? अब क्या करना चाहिए बताओ? कई तरीके हैं पर सबसे आसान तरीका है बस गुणा करके देख लो। A1 का मान 2A2 जमा दो, कितना आया? 2A2 प्लस A2, 2A2 माइनस A2। क्या R मैक्सिमम अपॉन R मिनिमम 3/1 आया? अरे दिखा किसी को। तो एक सवाल खत्म। इसमें क्या है? कुछ भी तो नहीं है। मैंने साफ लिखाया है आपको, संपोषी में आयाम होता है A1 प्लस A2 और वो मैक्सिमम आयाम लिखाया था विनाशी में होता है A1 माइनस। ज़्यादा में से कम घटाते हैं, ऐसा खाता में। तो साफ दिख रहा है A1 ज़्यादा है यहाँ पर। अगर बाई चांस ये A2/A1 का मान होता 2/1, फिर नीचे में A2 माइनस A1, ऐसा आएगा नहीं। पर क्या तीव्रता भी निकल सकती है क्या? कैसे? आई मैक्सिमम का सूत्र होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। वो लिखें, कल तक भी उत्तर नहीं आएगा तुम्हारा नालायक हो। सुनना सुनना सुनना, दे रखा है आपको आयाम का अनुपात। मैंने एक बात कही थी कि तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती है। आई समानुपाती R स्क्वायर और आई बराबर KR स्क्वायर। दिमाग लगाना, क्या आई मैक्सिमम बराबर KR मैक्सिमम का स्क्वायर?
अरे I1 बराबर K1 स्क्वायर, I2 बराबर K2 स्क्वायर, I बराबर KR स्क्वायर। जैसी I वैसा R, I मैक्सिमम है तो R मैक्सिमम और I मिनिमम है तो क्या ऊपर आना चाहिए R मैक्सिमम का स्क्वायर और नीचे आना चाहिए R क्या होता है K R मैक्सिमम का स्क्वायर और नीचे K R मिनिमम का स्क्वायर। K ने K को मार दिया। क्या आप ऐसे नहीं बोल सकते क्या? अरे ये समझ में आया? कोई नया सूत्र नहीं है, ये बहुत तरीके से समझाने के। I समानुपाती A स्क्वायर, तो I मैक्सिमम बटे I मिनिमम बराबर R मैक्सिमम बटे R मिनिमम, दोनों के स्क्वायर तो होल स्क्वायर लगा दिए। इसका आंसर आप निकाल चुके हो। तो 9:1 खेल खत्म। 81 कहाँ थे आगो विद्वानों? ये 9 स्क्वायर करके आए हो है ना कि 9/1 का स्क्वायर 81/1 लिख दो। दिमाग कम चलाया करो ना। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन? अरे आया कि नहीं आया? इससे आसान क्या हो गया? दूसरा देखो, इससे भी ज़्यादा आसान है। सुने शांति से ना। किसी व्यतिकरण प्रयोग में, अरे काय की बात चल रही है? किसी व्यतिकरण प्रयोग में I और 4I तीव्रताओं के दो स्रोत का उपयोग किया गया है। दो स्रोत हैं। पहले की तीव्रता को अगर मैं I1 मानूं तो वो I है और दूसरे की तीव्रता को I2 मानूं तो वो 4I है। अरे हाँ या ना? उन बिंदुओं पर तीव्रता ज्ञात करो जहां पर अध्यारोपण करती हुई दोनों स्रोतों के मध्य कलांतर। आपको तीव्रता ज्ञात करनी है नेट, और कुछ सवाल दे रखे हैं। पहले वाले में कलांतर है 0, दूसरे में कलांतर है π/2 और तीसरे में कलांतर है शायद पाई। 3 क्वेश्चन दे दिए, एक बार कलांतर 0, एक बार 90 और एक बार पाई। कौन सी बड़ी बात है? तीव्रता का सूत्र क्या पढ़ा आपने? I1 + I2 अरे नहीं आया? उठा के पटक दो, उत्तर आ जाएगा। I1I 4I अंडर रूट के अंदर I 4I और फाई का मान 0 cos 0 1 cos 0। अब ये सवाल यही दिख रहे हैं तो कुछ डिफरेंट करें क्या? I डैश कर दें इसको। अरे कहीं I से I काट मत देना, मैं इसलिए कह रहा हूँ। बुद्धिजीवी कभी नहीं है ना क्लास में। कितना देखा भाई? रूट के अंदर 4I स्क्वायर, 4 का 2, I स्क्वायर का I 2I इंटू 2 4I और 4I 8I और I क्लियर है? अरे क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन इसी में। तीव्रता वही I है 90, सीधा कर दूं क्या? ये 0, ये 0 5I। आराम से घर करना। तीसरा करें। एंगल कितना? विपरीत कला रही होगी शायद। भाई इक्वल टू 180 cos 180 माइनस का 1 होता है I प्लस 4I माइनस 2 प्लस नहीं माइनस। सही है क्या? अरे माइनस लगा देना, cos 180 कहाँ आएगा? आई आ रहा है? हाँ या ना? अरे कुछ समझ में आता है? चलिए बहुत बढ़िया। दोनों क्वेश्चन इजी है ना? पहले में आयाम का अनुपात दिया हुआ है, आपसे मैक्सिमम मिनिमम आयाम का अनुपात और तीव्रताओं का अनुपात जानना चाह रहा है, कर देंगे आराम से। दूसरे में I1 है, I2 है, अलग अलग कौन 3 क्वेश्चन दिए गए हैं ना। तीसरा सुनो, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। टफ है क्या वास्तव में? तीसरा सबसे आसान है। 2 छिद्रों के मध्य की दूरी
छिद्र मतलब स्लिट, दिमाग स्लिट लगाना। दो छिद्रों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब क्या निकालना है? स्मॉल डी। स्मॉल डी ज्ञात करना है क्या? जो कि 1 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर। पर्दे की दूरी 1 मीटर, 1 mm चौड़ाई की फ्रिंज बनाते हैं बीटा। अरे फ्रिंज की चौड़ाई बीटा होती है क्या? जबकि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है। अरे हो सकता है क्या सवाल ये? इससे आसान क्या होगा भाई? सीधा फॉर्मूले पर आधारित है। स्लिट के बीच की दूरी निकालनी है, पर्दों की दे रखी है, फ्रिंज की चौड़ाई दे रखी है, लैम्बडा दे रखा है, सूत्र पतांतर का लगा दे, बीटा का लगाए। बोलिए, स्मॉल डी चाहिए क्या? तो स्मॉल डी निकालें फिर। लैम्बडा क्या जमा है? 5000 मीटर में कन्वर्ट करो। समझ गए क्या? कैपिटल डी 1 है और बीटा भाई साहब -3। अरे mm है ना, -3 ऊपर गया, प्लस का 3 बना तो माइनस का 4 रह गया। आपको दिखा होगा 5 गुणा 10 की घात, पर थोड़ा और दिमाग लगाऊं तो क्या 0.5 mm कह दूं क्या? अरे समझे क्या आप? ये 10 की घात -3 मिली में गया, 10 की घात -1 बचा, जिसने 0.5 बना दिया। मैंने कहा भी था शायद आपको कि स्लिट के बीच की दूरी किस में आएगी? mm। क्लियर? 3 क्वेश्चन दिए, 3 हो गए क्या? इसमें क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन उसका है विवर्तन का, फिर ध्रुवण का है, फिर ध्रुवण का है और फिर ध्रुवण का है। इनको काट देना भाई, 5, 6, 7 काट देना है ना। अंक एक 7 ही थे, 3 करा दिए, 3 काट दिए, 1 बचा, जिसे विवर्तन पढ़ाएंगे तब करा देंगे। आगे देखो, बुक लेके आया करो, क्योंकि अब की बार कोर्स में चेंज है ना, तो मैं कटवाता रहूँगा जो चेंज है, आप काटते रहना उनको। आगे देखें, कोई टाइम बताएगा? अभी तो है। एग्जाम्पल नंबर 12.3 देखना। अरे आवाज़ नहीं। एग्जाम्पल नंबर 12.3 देखिए। सुनना सुनना, सुनिए, कर सकते हो आप। यंग द्विस्लिट प्रयोग में व्यतिकरण तरंगों के आयाम का अनुपात 3:2 है। क्या दिया है? अरे आयाम का अनुपात दिया है, मतलब A1/A2, 3:2। चमकीली तथा काली फ्रिंजों के लिए, चमकीली मतलब संपोषी और काली मतलब आयाम का अनुपात और तीव्रता का अनुपात कर चुके हैं, और कर दिया ना। चमकीली के लिए निकालना है आयाम का अनुपात, तीव्रता का अनुपात, तो पहले लिख दो आप चमकीली। अरे नहीं 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 नहीं, सॉरी, चमकीली और काली फ्रिंजों के लिए ज्ञात करें आयाम का अनुपात। मतलब आपको एक तरीके से वही क्वेश्चन ये था, चमकीली में R मैक्सिमम और काली में क्या A1 + A2। कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं, बताओ। 2 तरीके आपको सरल, आपको क्या लग रहा है बताओ? मेरे पास तो कई तरीके से। एक तरीका ये भी है, सुनो, ऊपर नीचे A2 को भाग दे लो, ऊपर नीचे A2 का भाग दे लो, इसमें A1/A2 + 1, A1/A2 - 1 और उठा के पटक दो। एक तरीका मेरे पास ये भी है, A1 का मान आप दिमाग में 3A जमा दो, A2 का मान 2A जमा दो। अब कोई पूछे सब A कहाँ से आ गया? समझ गए कहाँ से आया? कहाँ से आया? बस गुना से कहाँ से दिख गया तेरे को? नालायक।
कोई मुझे बताएगा मैंने ये कहाँ से लिखा है? अरे 5:3 है, मतलब 5 में जिसका गुणा कर रहे हो 3 में उसका ही गुणा कर दो। नहीं आता आपको समझ में? छोड़ो दूसरा आप तो ये मानो मैंने गलती से लिख दिया है ना। इधर आपके लिए तरीका देखो, A1/A2 चाहिए ना, तो ऊपर A2 का भाग दिया और नीचे भी A2 का भाग दिया। ये समझ में आया होगा? ये भी नहीं आया? आ गया? A1/A2 कितना आया? 3/2 + 1, और ये 3/2 - 1, 5/2/1, 5/1 आएगा। देख चेक करो, लघुत्तम तो आया होगा 5/2, और नीचे 1.5 में से गया तो आधा, 1 और 2 को मार दिया, 5:1 आंसर क्या कहता हूँ? नहीं आया। और दूसरे क्वेश्चन में तीव्रता का अनुपात चाहिए आपको, जल्दी आंसर बोलना। अरे समझ पाए क्या? तीसरा उदाहरण, पहला अंक के क्वेश्चन दोनों बिल्कुल एक जैसे। 14 देखें आप ध्यान से, 12.4 बिल्कुल अभी कर चुके हैं। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में 2 स्लिटों के मध्य की दूरी 0.2 mm है। क्या स्मॉल d 0.2 mm है? 2 × 10⁻⁻⁴। अरे आया ना? स्लिट पर 8000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश डाला जाता है। लैम्बडा है तो स्लिट से 1 मीटर दूर रखे पर्दे पर प्राप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पर्दे की दूरी कितनी है? 1 मीटर। और बीटा निकाल पाओगे क्या? जल्दी बोल दो, कैसे करूं? चार mm कितना आया? mm में निकालने का प्रयास करना। 3 क्वेश्चन में आपके लिए छोड़ देता हूँ, 12.5, 12.6, 12.7, तीनों ही अच्छे क्वेश्चन है। ये करना भाई ना। और कल अपन स्टार्ट करेंगे विवर्तन।